हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में भारत के विधि अधिकारियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने पहला पाठ पढ़ लिया था और आज हम उसका अगला पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला पाठ। दूसरा पाठ, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला जो स्पीकर थी वो मीरा कुमार थी। मीरा कुमार जो 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। अगला है, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन अपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, लोकसभा संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि जब लोकसभा में कोई वो किसी चीज पे वोटिंग हो रही हो और दोनों में मत बराबर हो जाए तो इसका जो है मत टाई जब हो जाए तो इसको कंफर्म करने के लिए एक अपना वोट देगा अध्यक्ष। ये किस में है, कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 100 में है। ठीक है। अगला है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता हम सब जानते हैं स्पीकर करता है। अगला है, लोकसभा का अध्यक्ष किस लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं। उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं। तीनों कोई नहीं होगा तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसको लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं वोटिंग करके। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 93 में कहा गया है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 178 संविधान के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसके बारे में अनुच्छेद 93 में है और विधानसभा के जो अध्यक्ष है उसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके बारे में 178 अनुच्छेद में है। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पद या त्याग देने की हटाए जाने के संबंधित प्रावधान करता है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 189 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने, पद त्याग देने या पद से हटाए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यानी जब लोकसभा का सीट खाली हो जाए किसी भी तरीके से तो उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का, तो इसका अनुच्छेद 24 में दिया है, इसके 94 में दिया है और वहीं विधानसभा के बारे में 179 में दिया है। ठीक है। आगे है, अनुच्छेद 95 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्व का निर्वाह करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। वहीं मतलब जो अध्यक्ष के या उपाध्यक्ष के जो शक्तियां होती हैं, शक्तियां के बारे में अनुच्छेद 95 में दिया है और वहीं विधानसभा में अनुच्छेद 180 में दिया हुआ है। ठीक है। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 96 लोकसभा से संबंधित है। जो अनुच्छेद 181 में विधानसभा से संबंधित के अनुसार यदि सदन के अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचारित हो तो वह सदन के अध्यक्ष नहीं कर सकता। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 97 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और अनुच्छेद 186 में संविधान के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के प्रावधान किए गए हैं। वेतन और भत्ते के बारे में संविधान के अनुच्छेद 96 लोकसभा के लिए 97 है और विधानसभा के लिए 186। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? 3 गलत है, 1 सही है। तो चलिए सही को ढूंढते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। तो राज्यसभा सभापति संसद दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, नहीं ये गलत है। गृह मंत्री दोनों सदन की अध्यक्षता करता है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री, ये मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन ए ही हमारा सही है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है।
वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकते हैं अथवा उसकी घोषणा अंतिम होती है। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। अगला है, भारत के अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनकी जो अवधि होती है, कार्य की अवधि, या 6 साल या 65 साल की उम्र तक होती है। राष्ट्रपति जिसे भी नियुक्त करते हैं, जो अधिकारी होते हैं, विधि अधिकारी, उनको 6 साल या 65 साल की उम्र तक इनके कार्यकाल होते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो कानूनी विषय कोई भी हो, ठीक है, कोई भी कोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम हो, न्यायालय से रिलेटेड कोई भी काम हो भारत सरकार को, तो ये महान्यायवादी ही करते हैं ये सब काम। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शकर्ता, विधि जहाँ जहाँ भी विधि परामर्शकर्ता आ गया, वहाँ पे किसे खोजना है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायाधीश भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ना, वो संसद के सदस्य नहीं होते, ना उन्हें संसद में वोटिंग करने का अधिकार है, लेकिन वो संसद में बोल सकते हैं, उनको बोलने का अधिकार दिया गया है संसद में। ठीक है, तो जो अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी कहते हैं वही होंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? अभी हमने बताया कि भारत का महान्यायवादी भाग लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में ले भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? यही अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल वकील होता है। ठीक है, पूरे भारत का सरकार की तरफ से एक वकील होता है, जो सुप्रीम कोर्ट या देश के किसी भी कोर्ट में वो अपना जाके केस लड़ सकते हैं बिना कुछ किए। वो देश के किसी भी केस में कोर्ट में जा सकते हैं, केस लड़ सकते हैं वहाँ पे। ये भारत के विधि अधिकारी होते हैं, सब जो भारत के सबसे बड़े वकील कहलाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? मैंने शुरू में ही कहा था, महान्यायवादी जो है वो संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, दोनों सदनों में बोल सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये उस सभा के सदस्य है ही नहीं। जो सदस्य नहीं होगा वोट क्यों देगा? ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा अटॉर्नी जनरल होगा, ऑप्शन डी। अगला है, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? हाँ, बिल्कुल रख सकता है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? मतलब संसद किसे नहीं हटा सकती? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटा सकती है, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटा सकती है, लेकिन भारत के महान्यायवादी को नहीं हटा सकती, क्योंकि भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अगला है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करते हैं? आ गया ना, तो ये 2 वर्ष 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये भारत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्त करते हैं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे। और इनके बारे में अनुच्छेद 176 में इनके बारे में बताया गया है कि भारत एक महान्यायवादी होगा। अगला है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इनके बारे में? तो वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल से भारत सबसे बड़ा वकील होता है ये। इसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, बिल्कुल मैंने बताया इसको बारे में। वह संसद के अथवा सदन अथवा संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बिल्कुल। वो लोकसभा में बैठ सकते हैं और राज्यसभा में बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। चौथा है, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। नहीं, मतदान नहीं कर सकता, अभी मैंने बताया कि वो मतदान नहीं कर सकते। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठक की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं,
परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है, ऐसा अनुच्छेद 88 में लिखा है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, देखते हैं भारत के महान्यायवादी क्या करते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही। उनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में नियुक्ति की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं, संसद का सदस्य होने का कोई मतलब नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए और दो, एक और दो दूसरा में सही होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपया वेतन दिया जाता है? तो महान्यायवादी को प्रति माह 2,50,000 रुपया दिया जाता है, मतलब 2.5 लाख रुपये। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की प्रावधान है? मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का महान्यायवादी को रख सकता है? तो ये होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ऐसा दिया गया है। अगला है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या मुख्य चुनाव आयुक्त। इन तीनों में से उपराष्ट्रपति भी लोकसभा में नहीं आ सकते, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये भी लोकसभा में नहीं आ सकते या राज्यसभा में नहीं जा सकते, मुख्य न्यायाधीश जो है ये भी नहीं जा सकते, लेकिन महान्यायवादी जो है वो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी जाके बैठ सकते हैं, अपना वक्तव्य दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन डी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन सदन के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना? तो भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं। अगला है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा कि संसद अवधारित करे। तो ऑप्शन केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है हमारा। अगला है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अगला है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? देखिए, जैसे केंद्र सरकार को परामर्श देने के लिए महान्यायवादी थे, ठीक है, वैसे ही राज्य के लिए उनको परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते थे? तो राष्ट्रपति। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत का राज्यपाल। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और ये ऐसा अनुच्छेद 165 में इसके बारे में दिया गया है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं ना, वो एडवोकेट जनरल होते हैं, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं, सॉरी, महाधिवक्ता कहते हैं, जो अनुच्छेद 165 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो ये वही होंगे कौन? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है।
मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। समिति के अन्य सदस्यों में गृह मंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करके देखते हैं क्या है। भारत के राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा भी की जाती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उल्टा दे दिया है यहाँ पे। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय के मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारी होते हैं। ये भी गलत है, तो एक दोनों को दोनों गलत है भाई, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जो जिला कलेक्टर होते हैं ना, वो किसके लिए काम करते हैं? तो संभागायुक्त के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जिला कलेक्टर संभागायुक्त यानी कमिश्नर जिसे कहते हैं के अधीन काम करते हैं। कलेक्टर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन राजस्व अधिकारी, जिला प्रशासक, जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च जो शासकीय अधिकारी है वो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं, न कि राज्य के उपराज्यपाल, न भारत के रक्षा के सचिव और न ही प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। ये होते हैं भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। ऑप्शन सी हमारा होगा। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो 6 साल के लिए अपना पद धारण करते हैं या 65 साल की उम्र तक। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा परीक्षा प्रणालियों का प्रावधान कौन करता है? तो इसका जो प्रावधान है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये करते हैं। कितना पैसा आया, कहाँ से पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, ये सब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समिति ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर सीएजी जो है ना, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, सीएजी अगर अच्छे से काम करना शुरू कर दे अपना, तो भारत में समझ जाओ क्या हो जाएगा। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार के जो व्यय की शक्ति जो है ना, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में है। ये पकड़ देगा, मतलब कोई भी सरकार काम कर रहा है तो जाकर जांच करेगा ये कितना पैसा खर्च हुआ, कितना होना चाहिए था, इतना पैसा खर्च कैसे हुआ, जांच करेगा। अगर ईमानदारी से जांच करेगा ना, सरकार कैसी की तैसी हो जाएगी। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में जो केंद्र और राज्य स्तर पर पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था प्रणाली को नियंत्रित समीक्षा करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं उसके हाथों में मुहर युक्त अधिकार पत्र द्वारा 6 वर्ष के लिए नियुक्त की जाती है। जो सीएजी होते हैं ना, भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये हर चीज देखते हैं, लेकिन क्या करेंगे, सब एक ही थाली के चिट्टे बट्टे होते हैं। जब तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार का लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो ये है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। भारत का संविधान इतना गजब का बनाया गया है ना, इतना गजब का, लेकिन कि पूछिए मत। अगर सभी लोग अभी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें तो भारत को जो विकसित होने में ना 5 साल भी नहीं लगेगा। 5 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लेकिन क्या कह रहा किया जाएगा, तरबूज कटता है तो सब में बढ़ता है। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करता है?
तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कार्यपालिका के। ठीक है, लेखा परीक्षक नियंत्रक की कौन करता है, तो लेखा कार्यपालिका के लिए है। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। भारत का जो स्तर पर लेखांकन होता है, जितने भी खर्च होते हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही देखते हैं इसको। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, जो अनुच्छेद 148 के तहत इनका प्रावधान किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करती है उसे हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति ही हटाएंगे इन्हें। तो ये 6 साल के लिए अपना कार्य करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये संविधान द्वारा किया गया है। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, भारत के संविधान में ये चीज दिया गया है कि एक ऐसा विधि अधिकारी होगा जो सरकार की खर्च को देखेगा, जांचेगा कि कहाँ खर्च हुआ है, जो सड़क बनी है कितने का सड़क बना है, कितना का बनना चाहिए था, इतना पैसा कहाँ गया, बना है तो कैसा बना है, ये सब जांचेगा कौन, विधि अधिकारी सॉरी महालेखा परीक्षक। कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, तो जो होते हैं 6 वर्ष या 65 साल की उम्र में, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ना, 6 साल में या सेवा 65 साल की उम्र में, जो पहले हो जाए वो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 118 का है हमारा अनुच्छेद 148। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसे पद से हटाया जा सकता है भारत के संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति, जब भारत के दोनों सदन कहेंगे राष्ट्रपति को कि भाई इनको हटाइए, तब जाकर राष्ट्रपति हटाएंगे। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद मुक्त कौन करेगा, उसी प्रकार पद मुक्त किया जा सकता है जैसे महान्यायाधीश को यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जिसे महान्यायाधीश कहते हैं, कि हटाया जा सकता है मुख्य। ठीक है, उन पर महाभियोग, एक टाइप का महाभियोग लगाया जाता है। अगला देखते हैं, किन आधारों पर दोष सिद्धि करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है, तो इनको दोनों यानी कदाचार और अक्षमता दोनों के बिना पर पद से हटाया जा सकता है। अगला है, निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने का वर्जना है, तो ये होता है भारत के कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल को। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, मतलब कौन ऐसे थे जो महालेखा परीक्षक तो थे ही और फिर बाद में वो वित्त अध्यक्ष भी बने हैं। ठीक है, तो ये थे ए के चंदा। अगला है 124 नंबर हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, किसे देता है, तो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को लाकर देगा वो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है, तो ये लोक लेखा समिति काम करती है। लोक लेखा समिति, जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कहते हैं, PAC, भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। यह समिति भारत के
भारत के भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की जांच करती है। देखिए क्या गजब का सिस्टम बनाया है। संसद जो काम कर रही है, भारत की सरकार जो काम कर रही है, उसका निरीक्षण कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी करेगा। ठीक है। अब सीएजी ने अपना काम सही से किया कि नहीं किया, ये कौन देखेगा? ऐसा तो नहीं कि भाई मिल गए दोनों। तो इसको देखने के लिए पीएसी बनाया गया है। ठीक है, जिसे पब्लिक अकाउंट कमिटी कहते हैं। मतलब एक चोरी करेगा, दूसरा का भेजा जाएगा, देखो भाई इसने चोरी किया कि नहीं किया, कैसा काम किया, वो जाएगा। अब तीसरा को भेजा जा रहा है कि देखो भाई जो जिसको हम भेजे थे वो कैसा काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं जाकर दोनों मिलजुल गए। कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों जगह मिल जाते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच करती है। लोकसभा सचिवालय इस समिति का कार्यालय की भूमिका निभाती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है लोक लेखा समिति के। अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी के संबंध में कथनों में कौन सा कथन सही है? अच्छा, सही देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। सीएजी लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। बिल्कुल, सीएजी लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है। नहीं, लोकसभा राज्यसभा में भाग नहीं लेगा ये। सीएजी की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सहवृत्ति निवृत्ति नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हमारा है। ठीक है, पहला वाला। अगला है क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेता है? तो हाँ, इसे शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्न में से किसकी होती है? तो संसद की, जो इसकी अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष करवाया जाता है। कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहार के रूप में की जाती है? तो संसदीय प्रहार के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में की जाती है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में है, जो केंद्र और राज्य स्तर पर पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था प्रणाली को नियंत्रक समीक्षा करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वयं अपने हाथों मुहर युक्त अधिकार पत्र द्वारा 6 वर्ष के लिए की जाती है। अपना पद ग्रहण करने से पहले कैग यानी सीएजी तीसरी अनुसूची में अपने प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। इसे जनता के रुपयों का रखवाला भी कहा जाता है। किसे? सीएजी को जनता के रुपयों का रखवाला कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं का लेखा परीक्षक कराएगा? तो ये होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी होता है, जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकार के सभी तरह के लेखों का अनुकेशन करता है। यह भारत सरकार का स्वामित्व का कम होती है। अगला है 132 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी या कैग के नाम से जाना जाता है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 गलत है, 3 सही है, 1 गलत है। गलत की खोज में करनी है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। ये बाजा लेकर बना गया भाई। सीएजी का निर्णायक काल
समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के पात्र होते हैं। नहीं, कार्यकाल खत्म होने के बाद जाइए भाई, आप पद पर नहीं रहेंगे। ऑप्शन बी गलत है, बाकी सभी तो सही लग रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है, रक्षा लेखाओं का संकलन करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में क्या है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है? एक सदस्यीय निकाय है, एक सदस्यीय निकाय है। अगला है, भारत में केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। अगला है 136 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करके देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। बिल्कुल सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का अधिकारी होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए और दो दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के महासचिव के विषय में सही नहीं है? तो महासचिव के विषय में कौन सही नहीं है? तो महासचिव अध्यक्ष द्वारा सलाहकार होता है। बिल्कुल सही। महासचिव अध्यक्ष के नाम पर प्राधिकार के अधीन कार्य करता है, ये भी सही है। महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार के अधीन कार्य करता है, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा यही गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएगा। अगला है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो अभी हमने देखा अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, ये जिसे अटॉर्नी जनरल नहीं, एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल तो केंद्र में होते हैं, राज्य की बात हो रही है ना, राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जो अनुच्छेद 165 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अगला है 139 नंबर, सॉलिसिटर जनरल का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो सॉलिसिटर जनरल का मुख्य कर्तव्य है कि सरकारी का मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जैसे सरकार के मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएं। अगला है और आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, एडवोकेट जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जवाब आप ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन देख लीजिए और हमारे कमेंट में करिएगा कि 140 नंबर का जो है आंसर क्या होगा। ए बी सी डी के हिसाब से दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जरूर करिए।